लेक्चर नंबर 52 पार्ट 2। पिछला लेक्चर बीच में रुक गया था, फिर से उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 52 का। उसमें पॉइंट ए जो था वो बोल रहा था कि हमको ढूंढना है, हमको 6 स्टेप से गुडविल या जीबीपी ढूंढना है, और जो एनसीआई को ढूंढना है डैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग पीएसएनए मेथड। ठीक है, ओके। और पॉइंट बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछ रहा है, will the amount of NCI, goodwill या GBP so recognized in point A will change subsequent to 31st March 2017? If yes, provide relevant journal entries. क्या NCI, goodwill या GBP जो हम लोग रिकग्नाइज किए थे डेट ऑफ एक्विजिशन पॉइंट ए में, क्या वो चेंज होगा आफ्टर 31 मार्च 2017? भाई जो हम लोग गुडविल एनसीआई या जो आईएनए जो रिकॉग्नाइज किए करते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई, चेंज कर सकते हैं। अभी जस्ट वही तो पढ़े थे कि अगर 1 साल के अंदर अगर हमको कोई पॉइंट मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन का, तो मेजरमेंट पीरियड में हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग गुडविल एनसीआई आईएनए। वी कैन डू डैट। तो हम लोग इसमें पता चल जाएगा। ये बोल रहा है कि 31 मार्च 17 के बाद अगर कुछ पता चल रहा है तो कर सकते हैं। तो हम लोग अक्वायर कब कर रहे हैं? हम लोग वी आर अक्वायरिंग ऑन 1 जनवरी 17 को अक्वायर कर रहे हैं। 31 मार्च 17 के बाद कुछ पता चल रहा है, 1 साल के अंदर ही पता चल रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो उसका हमको चेक करना होगा, और रेलेवेंट एंट्री जो होगा, जो गुडविल और उस सबका करना होगा, दे देंगे। ठीक। क्वेश्चन सी क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन एज ऑन 31 मार्च 2017? हम लोग अक्वायर कर रहे हैं 1 जनवरी 17 को, और 31 मार्च 17 के बाद अगर कुछ कंटीजेंट 1 जनवरी 17 को हम लोग अक्वायर कर रहे हैं, तो डेट और एक्विजिशन के दिन स्टेप 3 में पीसी में कंटीजेंट कंसिडरेशन में कुछ अमाउंट हम लोग लिखे होंगे डे 1। ठीक है। पूछ रहा है 31 मार्च 17, तो ये जो 16-17 का फाइनेंशियल ईयर होगा, 17 को एंड हो रहा होगा, तो ईयर एंड का आ गया। तो जो कैश कंसिडरेशन जो हम लोग इस दिन रिकॉर्ड किए थे 1 जनवरी 17 को, क्या उसके साथ हम लोग कुछ चेंज करेंगे? ईयर एंड है, तो भाई कंटीजेंट कंसिडरेशन को ईयर एंड पे हम लोग रीमेजर करते हैं थ्रू P&L। लेकिन कब रीमेजर करते हैं? जो कंटीजेंट कंसिडरेशन जो पेमेंट होने वाला है वो या तो कैश में हो या वेरिएबल इक्विटी शेयर्स में हो। अगर हम लोग उसका कंटीजेंट कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, तो हम लोग उसका रीमेजरमेंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये देखना होगा कि कंटीजेंट कंसिडरेशन कैश में हो रहा है, वेरिएबल इक्विटी शेयर में, या फिक्स्ड इक्विटी शेयर में, बस। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अगर कैश या वेरिएबल में हो रहा होगा तो रीमेजर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात खत्म। तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 6 स्टेप बनाना है, दूसरा क्वेश्चन में तुमको वही मेजरमेंट पीरियड का बात है, और तीसरा क्वेश्चन में तुमको कंटीजेंट कंसिडरेशन का बात करना है, खत्म। ठीक है। अब पता चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते पढ़ना। ठीक है। H लिमिटेड अक्वायर कर रहा है S लिमिटेड को, तो आइडेंटिफाई एक्वायरर H लिमिटेड। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात कि जब भी क्वेश्चन जब बड़ा मिले, या कुछ भी क्वेश्चन मिले, या कोई क्वेश्चन मिले, कुछ भी हो, जहाँ जो डिटेल तुमको मिल रहा है ना, उसको मार्क करके जो जिस स्टेप से रिलेवेंट है ना, वो स्टेप वहाँ लिख देना। क्योंकि जब वो स्टेप का क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो तुमको दिखता रहेगा कि ये स्टेप का बात वहाँ लिखा हुआ है, वो स्टेप का बात वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो H लिमिटेड अक्वायर्ड इक्विटी शेयर, तो H लिमिटेड अक्वायर्ड स्टेप 1 का बात हो गया, वहाँ लिख दो। लिस्टेड कंपनी इन 2 ट्रांचेज एज मेंशन बिलो, दो बार पेमेंट करके कंपनी खरीद रहा है। ठीक है। पहला 1 नवंबर 16 को 15% इक्विटी खरीदा है, तो क्या डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया? भाई डेट ऑफ एक्विजिशन वो होता है जिस दिन कंट्रोल मिलता है, तो कंट्रोल कब मिल रहा है? 1 जनवरी 17 को, उस दिन 45% खरीद रहा है, तो भाई 45% से कंट्रोल मिल गया। अरे गधे, 45 + 15 60% हो गया ना। 45 खरीदे तो उसके पास 60 हो गया, उसके पास थोड़ी 45 बचा, सिर्फ 60 हो गया ना। तो 60% से तुमको पता चल गया कि अब वो कंट्रोल हो गया। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 जनवरी 17, वहाँ स्टेप 2 लिख दो। ठीक है, वेरी गुड, इजी, ओके। तो जब पता चला कि जैसे तुमको पता चल जाए, जहाँ भी क्वेश्चन में तुमको अभी तक दिख रहा होगा कि जहाँ पे भी पता चल जाता है कि कितना स्टेक खरीदा है, तो हम लिख देते कि कितना स्टेक खरीदा, तो इतना पीसी होगा 60% 70%। तो उसी टाइम उसके साइड में लिख देते कि एनसीआई का कितना % होगा, तो देखो एनसीआई का इसमें 40% है। ठीक है, काम आएगा। बोथ द अबव मेंशन कंपनीज हैव INR एज कॉन्सिक्वेंटली इज एक्वायर्ड। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है S लिमिटेड का, खरीदा कौन है? H लिमिटेड, लेकिन बैलेंस शीट किसका दिया हुआ है? S लिमिटेड का। और पूरे क्वेश्चन में H लिमिटेड जो अक्वायर्ड है, जो परचेजर है, जो बायर है, उसका बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो भाई
सिर्फ सेलर कंपनी का बैलेंस शीट दिया है, बायर का नहीं दिया है, तो कोई हालत में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, ठीक है। बस एक बार, तो ये जो बैलेंस शीट है वो किसका है, सेलर का। तुमको भी बैलेंस शीट पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी एज ऑन 1 जनवरी 17। कंटीजेंट लाइबिलिटी का बात हो रहा है। कंटीजेंट लाइबिलिटी कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेप का है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, INA। याद होगा INA का जब बात करते हैं तो उसमें 1 जनरल, 2 एक्सेप्शन और 3 क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में कंटीजेंट लाइबिलिटी को बात है, तो ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी का बात होगा, जो भी होगा स्टेप 4 में होगा। कंटीजेंट कंसिडरेशन का बात होता है वो PC स्टेप 3 में होता है, तो देखो स्टेप 4 लिखा हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। 2 कंटीजेंट लाइबिलिटी है, एक लॉ सूट है फाइल्ड बाय कस्टमर फॉर क्लेम 2 करोड़, दूसरा है इनकम टैक्स डिमांड। ये दोनों कंटीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। दोनों कंटीजेंट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। याद है तुमको कि क्वेश्चन जब नहीं बोले कि कौन सा डेफिनेशन का कंटीजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू दे दिया तो मान लेना कि सेकंड डेफिनेशन का कंटीजेंट लाइबिलिटी है, और सेकंड डेफिनेशन का जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है उसको हम लोग कर लेते हैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड, INA में वो रिकॉर्ड होता है। तो ये फेयर वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो ये दोनों कंसिडरेशन, दोनों कंटीजेंट लाइबिलिटी को हमको INA में रिकॉर्ड करना है, तो स्टेप 4 में दोनों रिकॉर्ड होगा। एक बात तो क्लियर हो गया। अब जो रिमार्क्स है वो पढ़ लो लॉ सूट का। नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इन्वॉइडिंग दिस विल बी रिक्वायर्ड। वो अब उसका मतलब नहीं है तुमको, लेकिन वो भी तुम्हारे काम ही का है। वो सेकंड डेफिनेशन का ही बात बोल रहा है। सेकंड डेफिनेशन में क्या बोलता था, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन श्योर, और उसके बाद रिलायबली मेजरेबल, लेकिन आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल, तो वही दोनों में लिखा हुआ है। तो ये सेकंड डेफिनेशन ही है। ऊपर से फेयर वैल्यू भी दिया हुआ था, अगर ये रिमार्क्स नहीं देता तो भी हम लोग उसको सेकंड डेफिनेशन मानते, ठीक है। लेकिन लॉ सूट में एक बात लिखा हुआ है जो तुम्हारे इनकम टैक्स वाला में नहीं लिखा हुआ है। क्या, एनी अमाउंट विच वुड बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट विल बी टैक्स डिडक्टेबल। जो भी हम लोग लॉ, जो हमको केस लगा है, केस के ऊपर जो भी हमको पैसा देना पड़ेगा वो टैक्स डिडक्टेबल है। इसका मतलब क्या, कि अगर टैक्स डिडक्टेबल है तो इसमें तुम्हारा जो भी टैक्स को लेकर, जैसे ही वर्ड बोला टैक्स करना, तो दिमाग में आ जाना चाहिए डेफर टैक्स। और डेफर टैक्स कहाँ से, कौन सा स्टेप में आता है, स्टेप नंबर 4 पे INA में आता है। जनरल एक्सेप्शन क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन में DT और DTL का बात किया हुआ है, तो INA में चला गया वो। परफेक्ट, आ गया बात समझ में, ठीक है। तो वो स्टेप 4 का बात हो गया, ठीक है। चलो, लेकिन एक बात बताओ, ये सिर्फ केस लॉ सूट के बारे में बोला है टैक्स डिडक्टेबल, इनकम टैक्स के बारे में नहीं बोला हुआ है, तो क्या करें। नहीं बोला हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, बस, ठीक है। In relation to above mentioned CL, S Limited has given indemnification undertaking to S Limited to maximum 1 करोड़। इंडेमनिफिकेशन एसेट, याद होगा कि अगर कोई सेलर जब लाइबिलिटी दे रही होती है तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी देती है कि सर अगर ये लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे तो आप इंडेमनिफिकेशन एसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हो, याद आया। और इंडेमनिफिकेशन एसेट कौन से स्टेप का बात है, स्टेप नंबर 4 का, INA का, क्योंकि लाइबिलिटी रिकॉर्ड होने की बात है। रिकॉर्डिंग कहाँ बात होता है, INA में। तो इंडेमनिफिकेशन एसेट फिर कौन सा बात हो गया, स्टेप 4 का, ठीक है। और अगर ई लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे तो इंडेमनिफिकेशन एसेट को भी रिकॉर्ड करेंगे, और ये लाइबिलिटी को तो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं क्योंकि ये सेकंड डेफिनेशन का है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है। परफेक्ट। ₹1 करोड़ रिप्रेजेंट एक्विजिशन डेट वैल्यू ऑफ दिस इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग। हटा, एनी अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव अंडरटेकिंग शैल नॉट बी टैक्सेबल। ये जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है 1 करोड़ का, वो टैक्सेबल नहीं है। तो ये साफ साफ बोल दिया कि ये इस पर डेफर टैक्स का कोई काम ही नहीं करना है, तो इसको भूल जाना, ठीक। द टैक्स बेस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कैरिंग वैल्यू बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट। नॉर्मल बात है, तो हमको ही पता है कि जब हम लोग डेफर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स, तो जो कैरिंग अमाउंट होता है डेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू जब खरीद रहे हैं। टैक्स बेस होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ सेलर, तो वही बोला है कैरिंग अमाउंट ऑफ सेलर, नॉर्मल चीज़ है। कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, NCT HFS, NCA HFS क्या था, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। एक ही चीज़ का पार्ट है भाई, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये है तुम्हारा पार्ट स्टेप 4 INA का, जनरल एक्सेप्शन क्लैरिफिकेशन। एक्सेप्शन में 2 पार्ट बोला हुआ, 2 बात बोला हुआ था, एक एम्प्लॉय बेनिफिट का और एक नेट करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में बोला हुआ था कि एम्प्लॉय बेनिफिट का इंडेक्स 19 का वैल्यू लिखेंगे और नॉन करेंट एसेट का हम लोग वैल्यू लिखेंगे कौन सा, FBL CTS पे। पूरा INA हम लोग लेंगे फेयर वैल्यू पे, लेकिन NCH जो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल उसका हम लोग वैल्यू लेंगे FBL CTS पे,
ये एक्सेप्शन था कि नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का हम लोग फेयर वैल्यू पे ना लेके हम लोग लेंगे FVL CTS पे, और दूसरा एक्सेप्शन था कि EBE का हम लोग उसका जो फेयर वैल्यू उस पर ना लेके हम लोग कौन सा वैल्यू पे लेंगे, इंड AS 19 के वैल्यू पे लेंगे। तो ये जो नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसको हम लोग फेयर वैल्यू पे लेना होता है। स्टेप 4 लिख दूँ वहाँ पे, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, उसका कैरिंग वैल्यू है 4 करोड़, विच रिप्रेजेंट्स इट्स FVL CTS। ये क्या बोल रहा है कि जो नॉन करेंट एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट भी 4 करोड़ है और FVL CTS भी 4 करोड़ है। तो हमको कौन सा चाहिए होता है, हमको तो उसका FVL CTS चाहिए, तो हम लोग FVL CTS लेंगे। और कब चाहिए, स्टेप नंबर 4 पे INA में, ठीक है। ओके। इन कंसिडरेशन ऑफ एडिशनल स्टेक परचेज बाई H लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017 इट हैज़ इशूड टू द सेलिंग शेयर होल्डर 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन H लिमिटेड। अभी शेयर दे रहा है, बायर सेलर को शेयर दे रहा है, ये परचेज कंसिडरेशन का बात है, तो इसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। बस उतना याद रखना, ठीक है, फाइन। अब हम लोग जब बात करेंगे तो आगे देखेंगे। ऑन 1 जनवरी 17 H लिमिटेड हैज़ पेड ₹50 करोड़ इन एक कैश। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन कैश में 50 करोड़ रुपया दे रहा है, तो ये PC का बात है, स्टेप 3। एडिशनली ऑन 31 मार्च 2019, 2 साल के बाद H लिमिटेड विल पे 30 करोड़ टू सेलिंग शेयर होल्डर इफ पेमेंट देगा 2 साल के बाद, बट इफ रिटर्न ऑन इक्विटी समथिंग इज मोर देन 25%। तो भाई यहाँ पे पेमेंट श्योर नहीं है कि देगा, वो तभी देगा जब कुछ 25% है। इफ तो गारंटी नहीं है, तो ये क्या है, कंटीजेंट कंसिडरेशन। कंटीजेंट कंसिडरेशन में हम लोग क्या याद रखते हैं, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे हमको फेयर वैल्यू देखना होगा डेट ऑफ एक्विजिशन पे, और स्टेप ये PC का बात है। तो फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन तुमको 2 दिन का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, एक 2017 का, एक जनवरी 2017 का और 31 मार्च 2017 का। तो हम लोग PC में कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, कंटीजेंट कंसिडरेशन का, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है हमारा, 22 करोड़ रुपया, ना कि 23 करोड़ रुपया। तो 22 करोड़ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके। कोटेड प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ S लिमिटेड एज ऑन वेरियस डेट इट एज फॉलोज। जो सेलिंग कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस है उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका काम बाद में आएगा। ऑन 31 मई 2017, 1 जनवरी 17 को खरीदा, 31 मार्च के बाद जो फाइनेंशियल ईयर था 16-17, उसके बाद 31 मई 17 को क्या हो रहा है, H लिमिटेड जो बायर कंपनी है learned that the certain customer relationship existing as on 1 January 2017 which made the recognition criteria of intangible asset as on that date were not considered during the accounting of business combination of the year ended 31 March 17. The fair value of such customer relation as an next month was ₹3.5 करोड़। देखो, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जिस दिन हम लोग बिजनेस खरीदे थे 1 जनवरी 17 को, उस दिन एक इंटेंजिबल एसेट था सेलर के पास, लेकिन हम लोग उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए थे। कौन सा इंटेंजिबल एसेट था, कस्टमर डेटाबेस उसके पास था, लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता था उस दिन, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया या मिस कर गए रिकॉर्ड करना। लेकिन विद इन 5 मंथ्स, 1 जनवरी 17 से लेके 31 मई 17 तक 5 महीना के अंदर हमको पता चल गया कि भाई उस दिन इसके पास एक इंटेंजिबल एसेट था, उसको हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए। तो विद इन 1 ईयर, और हमको एग्जैक्ट इस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू 3.5 करोड़ हमको पता चल गया। तो ये मेजरमेंट टाइप वाला में 2 कंडीशन था, विद इन 1 ईयर और डेट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू उस दिन हमको पता चल गया है। तो हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू गुडविल NCI INA, ठीक है। अगर 1 साल के बाद पता चलता तो हम लोग उसको PL से करते हैं, लेकिन अभी हम लोग गुडविल और सबसे कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर D दिया हुआ था क्या, कि विल द अमाउंट ऑफ NCI गुडविल GBP विल चेंज आफ्टर 31 मार्च 17, ट्रू। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, 31 मई 2017 को H लिमिटेड, एक और बात पता चला H लिमिटेड को कि ड्यू टू एडिशनल कस्टमर रिलेशनशिप बीइंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 17 से 31 मार्च 17, द फेयर वैल्यू ऑफ सच कस्टमर रिलेशनशिप हैज इंक्रीज टू ₹4 करोड़ ऑन 31 मार्च 17। क्या बोल रहा है, एक तो पहले बोल दिया कि हमको 31 मई को पता चला कि इस दिन 3.5 करोड़ वैल्यू था, ठीक है, ये एक बात। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि खरीदने से लेके 1 जनवरी 17 से लेके 31 मार्च 17 तक जो खरीदने वाला कंपनी है बायर, वो भी कुछ कस्टमर रिलेशनशिप बनाया और कस्टमर डेटाबेस वो भी बढ़ाया। तो 3.5 करोड़ से प्लस 0.5 करोड़ 31 मार्च 17 को 4 करोड़ हो गया वैल्यू। अब इसका क्या काम है वो आगे देखना है, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017
एच लिमिटेड जो है, क्या नाम है, जो परचेजर कंपनी है, इस्टेब्लिश दैट इट हैज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग दिस, बोल रहा है 31 दिसंबर 2017 को, 1 जनवरी को खरीदा, 31 दिसंबर 17 को बोल रहा है मेरे पास अब सारी इन्फॉर्मेशन, कोई मिस्टेक होने का जरूरी नहीं है, ठीक है। एच लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टीज फॉलो इंडियाज इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%, टैक्स रेट दे दिया 30%। देखा तो ऊपर CL वाला बात हो रहा था तो उसमें टैक्स का बात बोला हुआ था, फिर उसके बाद एक था इंडेमनिफिकेशन एसेट, उसमें भी टैक्स का बात बोला हुआ था, और एक और जगह बोला हुआ था, जब हम भूल गए तुमको बोलना, वो कहाँ बोला हुआ था, जब हम लोग बात करते हैं सेलर कंपनी का कस्टमर डेटाबेस, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा अस्यूम देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्स, तो उसके ऊपर डेफर टैक्स नहीं लगाना है। तो डेफर टैक्स का कैलकुलेशन सिर्फ अभी एक जगह करना है, कहाँ पे, जब कंटीजेंट लायबिलिटी का बात करोगे, वो भी पहला कंटीजेंट लायबिलिटी लॉ सूट वाला, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, हर जगह मना किया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि अब क्वेश्चन बनाना है, 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है ABC, बना देते हैं, हमारे पास अब सारा डेटा है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो पहला क्वेश्चन था कि हमको गुडविल या GBP ढूंढना है हमको पहला क्वेश्चन में, और उसमें NCI हमको यूज़ करना है PSN मेथड से, बस। स्टेप 1 अक्वायरर कौन है, एच लिमिटेड, बुक में लिखा हुआ था। स्टेप 2 डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, वो भी हम अपने बुक्स में रिमार्क कर लिए थे। स्टेप 3 परचेज कंसिडरेशन, तो जहाँ जहाँ परचेज कंसिडरेशन है हम लोग अपने बुक्स में उसको मार्क किए हुए थे। कहाँ है परचेज कंसिडरेशन, देखते हैं उसको, 29.45 में कहाँ हम लोग PC मार्क किए हैं, देखो हम लोग PC मार्क किए हुए हैं, कहाँ किए हुए हैं, हाँ देखो, एक है शेयर दे रहा है, दूसरा PC है कैश दे रहा है, और तीसरा PC है कंटीजेंट कंसिडरेशन का। देखो 3 PC है, स्टेप से पता चल गया तुमको, और कहीं PC नहीं लिखा हुआ है तो तुम कहीं मिस नहीं करोगे। तो शेयर इशू कर रहा है, कैश दे रहा है, और कंटीजेंट कंसिडरेशन है। तो शेयर का वैल्यू कैसे निकलता है, सारा जो PC होता है सब कुछ बायर देता है सेलर को, सिर्फ एक चीज़ है जो सेलर बायर को देता है, वो SBP रिजर्व, यहाँ SBP का कोई बात ही नहीं है, तो सब बायर दे रहा है। तो जो शेयर्स देगा, तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ बायर मल्टीप्लाइड बाई फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बायर, तो ये दोनों चीज़ बायर का बात होगा। वो क्वेश्चन बोल रहा था 1/2 ऑफर टोटल शेयर, मतलब कि अब अपना बायर 1 शेयर देगा जब इसे 2 शेयर खरीदेगा, ठीक है, तो 1/2, और जितना शेयर खरीद रहा है तो उसके पास टोटल शेयर तो है 12 करोड़ अपन 100, मतलब समवेयर बिटवीन, उसके पास कुछ अमाउंट, इतना नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन भाई वो सारा 100% शेयर तो नहीं खरीद रहा है, सिर्फ वो खरीद रहा है 45% शेयर। तो जो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे उसको सिर्फ 45% शेयर से करेंगे। पिछला बार भी बोले हुए थे, इसी पिछला बार बोले थे कि जितना परसेंट वो खरीद रहा है शेयर्स, उतना ही शेयर्स के ऊपर हम लोग करेंगे। हम उसका 100 को शेयर, उसका हम खरीद रहे हैं 30%, उसके पास था 100 शेयर, और इस 30% शेयर के लिए हम 1 शेयर अपना देंगे उसका 2 शेयर लेने के लिए। तो उसका शेयर कितना हम खरीद रहे हैं, उसका 30% ऑफ 100, मतलब 30 को शेयर खरीद रहे हैं। इस 30 को शेयर के लिए उसको हम 15 शेयर देंगे। ये नहीं करेंगे कि 100 को शेयर के लिए 50 को देंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। हम उसका 100 को थोड़े खरीद रहे हैं, उसका सिर्फ 30 को खरीद रहे हैं, तो 30 को खरीद लेंगे, समझे। तो ये बात हर बार याद रखना कि मल्टीप्लाई करना, जितना परसेंट खरीद रहे हो उससे मल्टीप्लाई करके रखना, ये मिस कर सकता है, याद रखना, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, तुम बोलेगा कि भाई परचेज कंसिडरेशन में तो तुम खरीद रहा है 45%, लेकिन एक्चुअल में तो कितना खरीदा है 60%, तो तुम 45 क्यों कर रहे हो, अरे गधे। ये जितना स्टेप है, कितना बार बोला है, जितना स्टेप है सारा का सारा स्टेप बोला हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन के लेके, जितना स्टेप होता है डेट ऑफ एक्विजिशन का लेकर, और लॉजिक तुम भी लगाओ भाई, नॉर्मल लॉजिक है। हम लोग जो PC दे रहे हैं कितना के लिए दे रहे हैं, 45% के लिए दे रहे हैं, 60% लिए तो नहीं ना दे रहे हैं, 15% तो पहले दे चुके हैं, दूसरा चीज़ है वो सब, तो सिर्फ 45% का बात करेंगे। तो वैसे जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चलेगा। और देखो बायर, जो शेयर का जो दाम है वो बायर का ले रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बायर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बायर, समझे। तो पता चला 270 करोड़ का हम लोग शेयर दे रहे हैं। कैश का वैल्यू दिया हुआ था 50 करोड़। कंटीजेंट कंसीडरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हम लोग 23 करोड़ ना लेके हम लोग लेंगे 22 करोड़, जो उस दिन का फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो हमको पता चल गया कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन वो है 342 करोड़ का। अब सर इसमें क्या किया कि 15% वाला का भी डेटा स्टेप 3 में दे दिए, जो हमको नहीं पसंद है। पहले भी बोल चुके थे कि जो भी प्रीवियसली हेल्ड जो स्टेक होता है उसको, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम स्टेप 3 में नहीं दिखाना पसंद करते, हम सीधा स्टेप 6 में जाके गुडविल में दिखाते। तो तुमको दिखाने का जरूरत नहीं है, भूल जाना इसको, ठीक है। ओके, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में आओ, INA में क्या क्या बात याद रखने के लिए बोले थे।
पहला कि उस सेलर का INA लेना है और कोई का नहीं, 100% सारा जितना उसके पास एसेट लायबिलिटी है सब ले लो, फेयर वैल्यू पे लेना है और कोई वैल्यू पे नहीं, क्लैरिफिकेशंस और एक्सेप्शन को याद रखना, बस यही सारा बात था। और एक और चीज़, क्लैरिफिकेशन में डेफर टैक्स, कंटीजेंट लायबिलिटी, एक्सेप्शन में नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल उसको FVL CTS पे लेना है, तो ये सब याद रखना। और बाकी सारा चीज़ उसको फेयर वैल्यू पे लेना, तो जितना फेयर वैल्यू बुक में दिया होता है सारा फेयर वैल्यू एसेट का ले लो और लायबिलिटी का ले लो, ठीक है। नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को रेट पे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमको उसका FVL CTS पे लेना था, उसको तुम कैरिंग फेयर वैल्यू पे मत ले लेना, तो लिख दिए हैं, ठीक है, ओके फाइन। हम लोग हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, याद है क्लैरिफिकेशन की, कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे अगर वो सेकंड डेफिनेशन का है, सेकंड डेफिनेशन का था इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। लेकिन इंडेमनिफिकेशन एसेट भी मिल रहा था, तो जब लायबिलिटी रिकॉर्ड की है तो एसेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो देखो एसेट भी रिकॉर्ड कर दिए, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लेकिन एक और याद होगा कि क्लैरिफिकेशन में CL के साथ एक था DTA, डेफर टैक्स का भी लेकर हमको कैलकुलेशन करना था, और डेफर टैक्स ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उसका कैलकुलेशन करना होगा जो INA का पार्ट बनेगा। तो चलो उसका वर्किंग नोट करते हैं डेफर टैक्स का। पिछले लेक्चर में एक बात बताए थे, पिछला लेक्चर में, कि हम लोग डेफर टैक्स का जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसी आइटम को लेके बात करते हैं जिसका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों डिफरेंट है, तभी कुछ अमाउंट डिफरेंट टैक्स डेफर टैक्स बनता है। अदरवाइज जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दैट इज़ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट जब सेम ही होता है तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता है, तो हम लोग काहे उतना बड़का वर्किंग करें। तो हम लोग सिर्फ उसी आइटम को देखेंगे जिसका फेयर वैल्यू और टैक्स बेस दैट इज़ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट दोनों डिफरेंट है। तो जब क्वेश्चन देखोगे उसका बैलेंस शीट में, उसमें तो PPE का वैल्यू चेंज होगा, इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ तुमको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। एक और चीज़ का तुमको पता चलेगा कि नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल उसका भी फेयर वैल्यू और वो चेंज है, लेकिन फेयर वैल्यू और वो कुछ ये नॉन करेंट एसेट का है कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हम उसको इसीलिए लिखे हैं ताकि तुमको याद हो, तुम मिस मत कर देना कि देखो यहाँ जनरली NCHF उसका वैल्यू चेंज मिलेगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट कुछ और होगा बुक में और FVL CTS कुछ और दिया होगा। इसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि कैरिंग अमाउंट और FVL CTS दोनों सेम है, तो इसलिए तुमको याद करने के लिए दिया हुआ है कि नॉट एप्लीकेबल हियर एज ड्यू टू FVL CTS इज ड्यू टू यहाँ पे एप्लीकेबल होता है जब FVL CTS वैल्यू डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो सिर्फ याद करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। एक लॉ सूट था उसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 0.5 पे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो डेफर टैक्स में कैलकुलेट करना था। देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था रिमार्क्स में, फिर उसके बाद नीचे इस एक लॉ सूट का एक टैक्स डिमांड को लेके, तो जो लॉ सूट वाला था उसी में टैक्स को लेके बात बोला हुआ था, तो इसीलिए इसमें हम लोग टैक्स का बात करेंगे। अदरवाइज जो दूसरा टैक्स डिमांड का बात था उसमें हम लोग इसमें टैक्स डिमांड के ऊपर डिफरेंट डेफर टैक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ था कि उस पर निकालना है, तो बस तो नहीं निकालेंगे। एक बार जब दो चीज़ एक साथ दिया हुआ है, एक में बोल रहा है कि निकालना है, एक में कुछ नहीं बोल रहा मतलब नहीं निकालना है, तो हम लोग नहीं निकालेंगे। अगर दोनों में नहीं दिया होता तो हम लोग डेफर टैक्स निकालते, अदरवाइज नहीं निकालते। और दोनों में क्यों निकालते हैं, क्योंकि भाई पिछला वाला बुक्स में जो सेलर का जो बुक्स था उसके बुक्स में कंटीजेंट लायबिलिटी का कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं था, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका कैरिंग अमाउंट 0 होता, तुम्हारा फेयर वैल्यू कुछ हो जाता क्योंकि तुम रिकॉर्ड किए हो, तब डिफरेंस आता। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्स डिमांड के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि उस पर नहीं निकालना है, उस पर सीधा मतलब इम्प्लाई कर दिया कि नहीं निकालना है, तो हम लोग नहीं निकालेंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं बोलता लॉ सूट में भी और इसमें भी तो हम लोग निकालते हैं। तो लॉ सूट पे इसलिए निकाल रहे है कि उसका फेयर वैल्यू 0.5 है, उसके बुक्स में तो नहीं दिख रहा होगा सेलर के बुक्स में, तो हम लोग निकालेंगे। और इंडेमनिफिकेशन एसेट के ऊपर हम लोग निकालते हैं क्योंकि हम लोग उसके बुक्स में इंडेमनिफिकेशन एसेट नहीं था, हमारे बुक्स में ला रहे हैं तो हम लोग उसमें फिर डेफर टैक्स निकालते हैं। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि भाई नहीं निकालना है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन जब बन जाएगा तो पता चलेगा कि तुमको नेट DTL वर्किंग डेफर टैक्स का जब कैलकुलेशन करोगे तो नेट DTL आ रहा है तुम्हारा, डेफर टैक्स लायबिलिटी। और हर वक्त इसमें याद रखना कि एक तो ऊपर नीचे करना, उसके बाद दूसरा चीज़ कंसिडर करना कि आइटम कौन सा है। अगर एसेट है और ऊपर जाना है तो डेबिट करो, एसेट अगर ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये लायबिलिटी है तो तुमको DTL करना होगा, समझे। तो याद रखना इस चीज़ को। तो नेट DTL आया, ये जो डेफर टैक्स का जो कैलकुलेशन किया है उसको INA में कंसिडर करना होता है। ये DTL है तो जाके DTL में आ जाएगा, आ गया DTL।
तुम्हारा पूरा INA का बात हो गया। अब INA का वैल्यू निकालोगे तो तुमको पता चलेगा 368.65, ये तुम्हारा INA का वैल्यू है, तुम निकाल दिया। ठीक है, स्टेप 4 तुम्हारा हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप 5 क्या है? NCI। क्वेश्चन बोला था NCI निकालना है PSNA मेथड पे। PSNA मेथड क्या बोलता है? INA मल्टीप्लाइड बाई NCI %, जो वैल्यू आएगा निकाल दिया। स्टेप 6 क्या है? स्टेप 6 होता है गुडविल या GBP। PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस INA। तो PC है 342 CR, NCI 147 CR और INA है 368 CR। तो PC प्लस NCI करोगे तो सिर्फ 85% आएगा, 15% नहीं हुआ, पूरा 100% नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 15% पहले था, 100 से 100 करना है। तो PHC 15%, लेकिन उसका वैल्यू क्या लिखोगे? उसका वैल्यू तुम लिख दोगे, क्या उसको कहते हैं, क्या लिखोगे उसका वैल्यू? तुमको तो नहीं पता, हो तो सिर्फ बोला हुआ कि 15% हम खरीदे हुए हैं। कितना में खरीदा तो नहीं पता हुआ है तुमको। तो जो हम लोग PHC लिखते हैं तो याद करो, उसका जो वैल्यू होता था वो होता था फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उस दिन का हमको फेयर वैल्यू निकालना है। तो हम लोग 15% शेयर खरीदे हैं, ट्रू। कितना शेयर खरीदे हैं वो तुमको पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो सेलर के पास है डिवाइडेड बाई फेयर वैल्यू, जो डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, तो उतना शेयर था उसके पास, उसका 15% वो खरीदा। कितना में खरीदा, क्या रेट था, उसके लिए तुमको आना पड़ेगा एक कोटेड प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन वेरियस डेट दिया हुआ था। सेलर का जो शेयर का प्राइस है अलग अलग डेट पे दिया हुआ है। एक है नवंबर 2016 को, 1 जनवरी 17 को और 31 मार्च 17 को। हम यहाँ पे ख़रीदा थे नवंबर 16 को, तो वो उतना शेयर खरीदा होगा 350 रुपये के हिसाब से। लेकिन जब हम लोग PHC का जब गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस दिन कौन सा हमको वैल्यू चाहिए? फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हमको 1 जनवरी 17 का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लोग 395 के हिसाब से ले लेंगे। डैट विल बी 7.11 CR। ठीक है, तो हमारा गुडविल आएगा 127.92 CR। तो पहला जो क्वेश्चन था पॉइंट A, पार्ट A, कि हमको ढूंढना था गुडविल GBP, तो वो हम निकाल दिए। वी आर नॉट कंसिडरिंग द डेटा ऑफ कस्टमर डेटाबेस। जो कस्टमर डेटाबेस का जो बात बोला हुआ था कि इस दिन पता नहीं था, एक्विजिशन के दिन बाद में पता चल रहा है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उससे तो कुछ चेंज हो रहा था, INA कुछ और चेंज हो जाता, गुडविल कुछ चेंज हो जाता, तो उसको तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखें, ये तो नॉर्मल कर रहे थे हम लोग। कस्टमर डेटाबेस को INA में लिखे ही नहीं, तो गलती हो गया। अरे मेरे भाई, तुमको क्या बोले थे, जब मेजरमेंट पीरियड का बात होता है तो उसका जो एंट्री होता है वो होता है जिस दिन हमको पता चल रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे हम लोग। और ये भी बोले हुए कि जो 6 स्टेप होता है डैट इज़ ओनली फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। 6 स्टेप विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है भाई, ओके। तो पहला पार्ट बन गया। अब दूसरा पार्ट में क्या बोलता था कि क्या गुडविल NCI या INA चेंज हो रहा है 31 मार्च 17 के? क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी हम लोग गुडविल डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 17 को लिखें 127 करोड़। 127 करोड़ अपना गुडविल हम रिकॉर्ड कर दिए। INA रिकॉर्ड किए 368 करोड़ पे और NCI रिकॉर्ड किए हैं 147 करोड़ पे। तो क्या अभी जो कस्टमर डेटाबेस का बात आया है तो उसकी वजह से जो इस सब में चेंज होगा, तो क्या उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कि 1 साल के अंदर है, ठीक है कर लेंगे। लेकिन कैसे, कितना अमाउंट करना है, कुछ नहीं, चेक कर लो। PC हमारा सही सेम ही रहेगा, NCI चेंज हो जाएगा क्योंकि NCI हमारा PSNA मेथड पे, और PSNA मेथड पे क्या होता है कि INA का वैल्यू अगर चेंज होगा तो NCI का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे INA हमारा चेंज हो रहा था क्योंकि INA कुछ अमाउंट था पहले 368 करोड़, लेकिन हम लोग अब एक और एसेट ऐड किए 3.5 करोड़ का, तो INA हमारा हो गया 372 करोड़ का। पहले था हमारा INA 368 का, अब हो गया 372 का। तो जब INA चेंज होगा तो हमारा अब NCI भी चेंज हो जाएगा। तो पहले NCI निकाले 368 करोड़ पे, अब NCI निकलेगा हमारा 372 करोड़ पे। तो उससे वजह से हमारा NCI चेंज हो गया, PHC चेंज नहीं होगा, INA तो चेंज हो ही रहा है और गुडविल भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा NCI चेंज हुआ कुछ अमाउंट से, ठीक है। INA हमारा, ये NCI हमारा चेंज हुआ 1.4 करोड़ से, गुडविल चेंज हुआ 2.1 करोड़ से और INA चेंज हुआ 3.5 करोड़ से। तो उसका जो एंट्री देना है आगे पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है, बस इजी, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट था वो बन गया कि क्या चेंज हो रहा है, और हम लोग अगर चेंज हो रहा था तो एंट्री देना था, तो चेंज कर सकते थे हम लोग और एंट्री दे दिए, ठीक है। लेकिन एक और बात लिखा हुआ था कि एक तो बात हो गया था कि हमको
31 मई को पता चला कि कस्टमर डेटाबेस था, हम लोग ने रिकॉर्ड किए थे। लेकिन एक और बात हमको बाद में पता चला कि अगर इस दिन रिकॉर्ड कर लेते तो अभी तक ही 3.5 से 4 करोड़ हो जाता। तो क्या इसका अब क्या हम लोग करेंगे? सर बोले इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेट ऑफ एक्विजिशन हमको पता ही नहीं चला था, हमको डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद पता चल रहा है। ये भी छोड़ दें। सर बोले कि ये जो बात है 3.5 से 4 करोड़ तक का आने का कस्टमर डेटाबेस का वैल्यू का, वो एक्विजिशन के बाद हो रहा है। सो हमको उसे कोई मतलब नहीं है, हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं लेना है। इसको लेकर हमको सर से पूछना भी है कि इसका मतलब क्या था। सर बोले कस्टमर रिलेशन जनरेटेड डेटाबेस ड्यूरिंग दिस डज नॉट रिलेट टू डेट ऑफ एक्विजिशन, देयरफॉर नो एडजस्टमेंट टू गुडविल INA या फिर NCI, ऑल्सो दे आर सेल्फ जनरेटेड सो नॉट रिकॉर्डेड। और एक और बात, नॉर्मल चीज़ याद रखो, ये जो 3.5 से 4 करोड़ जो 0.5 करोड़ बनाओ, तो तुम अपने सोच रहे हो ना कि मेरा डेटाबेस 50 लाख रुपया का है, ये तो तुम्हारे ऊपर है, सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, याद करो भाई, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट C, थर्ड क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा था कि कंटीजेंट कंसिडरेशन जो हम लोग पेमेंट किए थे उसका क्या, उसका वैल्यू चेंज होगा? डे 1 तो हम लोग कंटीजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड किए थे एट 22 करोड़, लेकिन 31 मार्च को, मतलब डे 1 डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी को उसको किए थे हम लोग 22 करोड़ पे। क्या 31 मार्च उसका वैल्यू चेंज होगा? भाई कंटीजेंट कंसिडरेशन का हम लोग ईयर एंड पे रीमेजरमेंट करते हैं, लेकिन कब? जब कंटीजेंट कंसिडरेशन या तो कैश में देना होगा या फिर वेरिएबल इक्विटी शेयर्स में। अगर फिक्स्ड इक्विटी शेयर में देना होता है तो हम लोग रीमेजर नहीं करेंगे। क्वेश्चन में देखोगे तो पता चलेगा कि जो कंटीजेंट कंसिडरेशन वो कैश में दे रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रीमेजर करेंगे। तो रीमेजर करने में क्या पता चल रहा है कि 22 करोड़ का जो सामान था वो 23 करोड़ का हो गया है। तो कितना करोड़ से बढ़ा? 1 करोड़ से। तो हम लोग 1 करोड़ से अपना कंटीजेंट कंसिडरेशन को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाते हैं कंटीजेंट कंसिडरेशन को? P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन 1 करोड़। बस यही था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बना लो, तुम्हारा काम खत्म।